जैसा कि इस वाली वीडियो में मैंने बताया था, टीआरई 3 का हाई कट ऑफ देखिए एक बात समझ आ गई होगी। टीआरई 4 में सिलेक्शन केवल सब्जेक्ट के दम पर नहीं ले सकते। टीआरई 4 में सिलेक्शन के लिए जीएस में कम से कम 25 या उससे ज़्यादा स्कोर करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए बिना स्किप किए हुए। नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी की जियोग्राफी के बारे में कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जियोग्राफी के क्वेश्चन इस बुक में कहां से पूछे जा रहे हैं। और इस वाली वीडियो में मैंने क्लास 10th की जियोग्राफी को कवर किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह है क्लास 9th की एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक। और आज की वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि बीपीएससी टीआरई एग्जाम में जियोग्राफी के कितने ज़्यादा क्वेश्चन 9th की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। चाहे आपका पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के पेपर में जियोग्राफी के क्वेश्चन 9th की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। पहले चैप्टर का नाम है भारत, आकार और स्थिति। साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखते चलेंगे कि एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है। जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ोगे तो आप लोग को पढ़ते समय समझ आ जाएगा कि ये सब इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर देंगे। इसके आगे देखिए, स्थिति के बारे में दिया गया है। भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़ते समय समझ पा रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और देखिए, यहाँ पर आकार के बारे में दिया गया है। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किमी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। तो एनसीईआरटी इस तरह से पढ़ा जाता है। जब आप लोग रिवीजन करोगे, केवल इसको पढ़ोगे ये, और आप लोग इसको नहीं पढ़ोगे। इसके आगे देखते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किमी और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किमी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते समय इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आज के टॉपिक में हमारा मेन फोकस है टीआरई एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं 9th की एनसीईआरटी से, उनको देखना। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ से टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। तो भारत के दक्षिण का भाग उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया है। इसको हम लोग मैप में देखते हैं। आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे, यह है 20 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर है 22 डिग्री अक्षांश। तो 22 डिग्री अक्षांश से और इधर है हिंद महासागर। तो 22 डिग्री अक्षांश से हिंद महासागर की तरफ भारत सकरा होता गया है। यहाँ आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। इसके आगे देखिए, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन को देखते हैं। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच दूरी 7000 किमी कम हो गई। तो देखिए, ये क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, चाहे आपका प्राइमरी हो, जूनियर हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सभी के पेपर में जियोग्राफी के क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। और जो मैं क्वेश्चन को दिखा रहा, ये तो चाहे पीआरटी में, जूनियर में, टीजीटी में किसी न किसी में पूछे गए हैं। इसके आगे चलते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको स्किप कर देंगे। और देखिए, ये यहाँ पर है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर दिया गया है भारत की भौगोलिक सीमाएं। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। क्या पता टीआरई 4 में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। इसके आगे देखिए। फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे, टीआरई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आया था, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। तो इसी से टीआरई एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था।
तो देख पा रहे होंगे कितने ज़्यादा क्वेश्चन 9th के एनसीईआरटी से भी टीआरई एग्जाम में आए हुए हैं। तो आप लोग को समझ आ रहा होगा कि टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी का जियोग्राफी पढ़ना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह हम लोग का पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। मात्र देखिए 4 से 5 पेज में एक चैप्टर एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको आसान लगने लगेगा, जब तक आप नहीं पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। अब हम लोग दूसरे चैप्टर पर चलते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। जब आप लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ोगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ते समय आप लोग इसको स्किप कर देंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे। इसके आगे देखिए, यहाँ पर देखिए उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। तो फ्रेंड्स, पढ़ने से ही पता चल जा रहा होगा कि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और जब दोबारा रिवीजन कर ले आएंगे तो जिसको अंडरलाइन किया है केवल उसी को रिवीजन करना है और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों का नहीं। फिर देखिए, मुख्य भौगोलिक वितरण, भारत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो भारत को 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। इसके आगे देखिए, हिमालय पर्वत। फ्रेंड्स, बीपीएससी का ये फेवरेट है। बीपीएससी हिमालय पर्वत से क्वेश्चन बनाता ही बनाता है अपने एग्जाम में। और देखिए, टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। और यहाँ पर देखिए हिमालय का विस्तार। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। और हम लोग इसको मैप पर भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए, हिमालय ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु नदी तक फैली है। तो फ्रेंड्स, जब आप लोग एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग हिमालय का विस्तार देख पा रहे होंगे, ब्रह्मपुत्र से लेकर सिंधु नदी तक। इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने मैप पर हिमालय का विस्तार देखा, फिर इसके आगे हिमालय के बारे में डिटेल्स दिया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, 2400 किमी की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। हिमालय की लंबाई लगभग 2400 किमी है और इसके बारे में यहाँ डिटेल्स दिया गया है। जैसे इसके आगे है, इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किमी एवं अरुणाचल में 150 किमी है। तो फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे और बार बार इसको रिवीजन करेंगे। टीआरई 4 में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम में पूछा जाता है। फिर इसके आगे देखिए, यहाँ से टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे देखिए, हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर। तो यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी। और ये टीआरई 2 में आया हुआ था। टीआरई 2 में क्वेश्चन आया हुआ था मेरे पेपर में। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हिमालय किसका बना है? क्रोड ग्रेनाइट का। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। तो हिमालय किसका बना है? क्रोड ग्रेनाइट का बना है। इसके आगे देखिए, ये सब हिमालय के बारे में डिटेल्स दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और ये देखिए, क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इसको हम लोग मैप पर भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हिमालय के भाग काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, और ये हिमालय का सबसे बाहरी भाग है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था टीआरई के, हिमालय का सबसे बाहरी भाग कौन सा है? शिवालिक। आप लोग मैप में भी देख पा रहे होंगे। इस तरह से जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा, आप चीज़ों को समझेंगे। इसके आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है। और आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा भी होगा, सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय। फिर देखिए, सतलज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियां नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। तो फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। फिर फ्रेंड्स, इसके आगे देखिए, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती हैं। इसको भी हम लोग मैप पर देखते हैं। और यहाँ पर आप लोग ब्रह्मपुत्र नदी को देख पा रहे होंगे और ये हिमालय के सबसे पूर्व में है। इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए, उत्तरी मैदान के बारे में दिया है और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को दिख पा रहा होगा कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और देखिए, ये टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मोजोली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जहां लोगों का निवास है। तो देख पा रहे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। इसके आगे चलते हैं। फिर देखिए, यहाँ से टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है,
नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बँट जाती हैं। इन धाराओं को वितरिकाएँ कहा जाता है। और आप लोगों ने जियोग्राफी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किया होगा, तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को दिखा भी होगा। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन तैयारी एग्जाम में आया हुआ है। फिर इसके आगे देखिए, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। और फ्रेंड्स हम लोग इसको मैप में भी देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो आइए हम लोग इसको मैप में भी देखते हैं, सिंधु और इसकी सहायक नदियों को। आप लोग यहाँ पर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को देख पा रहे होंगे। यह है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदी झेलम, रावी, सतलुज। तो इस तरह से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको चीज़ों को रटना नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से भी टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। जब नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं तो जहाँ पर विलुप्त हो जाती हैं उस प्रदेश को भाबर प्रदेश कहा जाता है, और फिर नदियाँ दोबारा से जहाँ बाहर निकलती हैं तो उसको तराई प्रदेश कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर भाबर के बारे में दिया गया है और तराई के बारे में। और आप लोगों ने जब जियोग्राफी कहीं से भी पढ़ा होगा तो भाबर और तराई का नाम सुना होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। फिर यहाँ पर दिया है उत्तर मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। फ्रेंड्स ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए भांगर, खादर। तो आप लोगों ने भांगर खादर वर्ड को पढ़ा होगा। ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके आगे देखिए, ये क्वेश्चन टीआरई 2 में टीजीटी में पूछा गया था। मैंने एग्जाम दिया था और मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आया था। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। तो प्रायद्वीपीय पठार किसका बना है? आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। फिर देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। ये बीपीएससी टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। और कौन से टीआरई 3 में? जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, जो एग्जाम मार्च में हुआ था, एग्जाम टीआरई 3 कैंसिल हो गया था, उस वाले पेपर में 6 to 8 में मैथ साइंस में क्वेश्चन पूछा गया था केंद्रीय मध्य उच्च भूमि के बारे में। तो आप लोग देख पा रहे होंगे उसका सोर्स यहाँ पर है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था टीआरई 3 में मैथ साइंस के पेपर में, जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उसमें पूछा गया था। देखिए यहाँ से वही क्वेश्चन है जो टीआरई एग्जाम में पूछा गया था। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। और यहाँ पर देखिए दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। तो छोटा नागपुर में कौन सा नदी पाया जाता है? दामोदर नदी। फिर यहाँ पर देखिए दिया है दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम लोग इसको मैप में भी देखेंगे। और आप लोग यहाँ पर नर्मदा नदी को देख पा रहे होंगे। ये यहाँ से ऐसे नर्मदा नदी गई है और इसके दक्षिण में दक्षिण का त्रिभुजाकार पठार है। इसको दक्कन का भी पठार बोलते हैं। तो दक्कन का पठार नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। फिर यहाँ से देखिए यहाँ पर दिया है दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भूभाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स कार्बी एंगलोंग पठार ये भी टीआरई 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए दूसरे चैप्टर से भी कितने ज़्यादा क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आए हुए हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता चल रहा होगा कि जियोग्राफी के लिए एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस वाली वीडियो में मैंने क्लास 10th की एनसीईआरटी के बारे में बताया है और टीआरई एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को दिखाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर चैनल पर इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की एनसीईआरटी दिखा रहा हूँ कि टीआरई एग्जाम में 9th की एनसीईआरटी से कौन कौन से क्वेश्चन जियोग्राफी के पूछे गए हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स यहाँ से भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में पूछा गया है। गारो खासी जयंतिया, इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आया था। ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में पूछा गया है। गारो खासी जयंतिया के बारे में यहीं से क्वेश्चन आया हुआ था। इसके आगे देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर है। वे सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करिए। फ्रेंड्स दर्रों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो थाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट ये इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन टीआरई 4 में आ सकते हैं। फिर इसके आगे देखिए पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। तो ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। और यहीं से देखिए यहाँ से क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए सारा डिटेल्स दिया गया है। जब आप लोग पढ़ोगे तो ये सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 4 में आ सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है।
प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। तो दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? काली मृदा। ये क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर आप लोग तटीय मैदान देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 1 में टीजीटी मैथ के पेपर में पूछा गया था। जीएस में जो 8 नंबर का जियोग्राफी होता है उसी में क्वेश्चन आया हुआ था। पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इसको फ्रेंड्स हम लोग मैप में भी देखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यह है पश्चिमी तट। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। यहाँ पर आप लोग मैप में देख पा रहे होंगे। इसके आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने पश्चिमी तट के बारे में देखा कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था। फिर यहाँ पर देखिए, ये पूर्वी तट है। यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 4 में आ सकता है। इसके आगे देखिए, यहाँ से क्वेश्चन टीआरई 3 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था? लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? तो लक्षद्वीप छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। तो यह क्वेश्चन टीआरई 3 में आया हुआ है। टीआरई 3 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ है उसमें यह क्वेश्चन आया था। और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लक्षद्वीप का 1973 में नाम लक्षद्वीप रखा गया था और यह 32 वर्ग किमी के छोटे से क्षेत्र में फैला है। और कावारत्ती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। और यहाँ पर देखिए, पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, केवल इतने एरिया में, इतने छोटे से जगह से 2 क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आया था और यहाँ से यह पिटली द्वीप वाला, पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। इसके आगे देखते हैं। तो देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इस तरह से हमारा दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर कुछ एमसीक्यू दिया हुआ है। दूसरा चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में आने के लिए। और आप लोगों ने अभी देखा कि क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आए हुए भी हैं। अब हम लोग तीसरे चैप्टर पर चलते हैं। तीसरे चैप्टर का नाम है अपवाह और इस चैप्टर में ज़्यादातर नदियों के बारे में दिया गया है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग पढ़ते समय इसको स्किप कर देंगे। अब हम लोग दूसरे पेज पर चलते हैं। तो दूसरे पेज पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था कि नदियाँ अपने निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं। क्वेश्चन क्या था? नदियां अपने निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती हैं। तो आकृति क्या है? विसर्प या गोकुर झील। और इसके आगे देखिए, अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके आगे डिटेल्स दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली हैं, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्चभूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरह से बहती है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ से भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। इसीलिए मैं आप लोग को बार बार कह रहा, टीआरई 4 में आप लोग को सफल होना है तो किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़िए। चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे जियोग्राफी हो, चाहे किसी का पॉलिटी हो, चाहे किसी का हिस्ट्री हो। आप लोग का पहला काम है, टीआरई 4 में आप लोग देने वाले हैं तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए। आप लोग को मैं दिखा रहा स्क्रीन पर, आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए हुए हैं। फिलहाल अभी हम लोग जियोग्राफी की चर्चा कर रहे हैं और इसके आगे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए, सिंधु नदी तंत्र है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। और ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। इसके आगे देखिए, गंगा नदी दिया हुआ है। गंगा नदी के बारे में, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमालय से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलकर मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ते समय आप लोग इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और आप लोग यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन प्राइमरी में आया हुआ है। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में। और ये क्वेश्चन प्राइमरी में आया हुआ है। इसके आगे देखते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय उच्चभूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा तथा सोन है। फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूँ कि मैं आप लोग को एनसीईआरटी पढ़ा नहीं रहा, मैं केवल आप लोगों को क्वेश्चन दिखा रहा जितने भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में पूछे गए हैं।
फिर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट, गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसा ही क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में पूछता है बीपीएससी। इसके आगे देखते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किमी है। ये तो क्वेश्चन आप सभी लोग जानते होंगे, पर देखिए इसका सोर्स कहाँ पर है? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपका सारा कवर हो जाएगा। फिर इसके आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बढ़ती हैं। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ ज़्यादातर किधर बढ़ती हैं? पूर्व की ओर। और यहाँ से क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में शायद आया हुआ था, कन्फर्म नहीं है मुझे, नहीं सॉरी ऊपर वाला नहीं, यहाँ से क्वेश्चन आया था। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियाँ हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। नर्मदा एवं ताप्ती दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं। और ये कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां वो होती हैं जो पहाड़ों से निकलती हैं, हिमालय से नहीं निकलती है। इसके आगे देखिए नर्मदा नदी के बारे में दिया गया है, और यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, धुआंधार प्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और टीआरई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। इसके आगे देखते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन इस प्रकार था, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? 5 ऑप्शन में से एक गोदावरी भी था, तो उसका सही आंसर था गोदावरी। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ से आया था क्वेश्चन डायरेक्ट, इसलिए मैं बार बार कह रहा कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए। इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया है महानदी। तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। इसमें केवल इतना ही इंपॉर्टेंट, और बाकी सब आप लोगों को स्किप कर देना है। इसके आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? शिव समुद्रम। और किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। इसके आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? फ्रेंड्स, ये था दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात, और यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा जलप्रपात। तो सबसे बड़ा जलप्रपात है कुचकल, वराही नदी पर है और कर्नाटक में है। और ये क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर लैगून झील के बारे में दिया गया है, और कौन कौन से लैगून झील है? चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील, ये सभी लैगून झील है। और यहाँ से टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, और आप लोग प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते होंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था? लैगून झील कौन कौन से है? चिल्का झील, पुलिकट झील तथा कोलेरू झील। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। तो इस तरह से तीसरा चैप्टर भी हम लोग का खत्म हो गया आसानी से, बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है। इसके आगे वाले चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। चौथे चैप्टर का नाम है जलवायु, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। हम लोग डायरेक्ट उसी क्वेश्चन को देखेंगे जो टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स, वैसे भी ये पेज इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग इस पेज को स्किप कर देंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ से क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है, जलवायु को कौन कौन से कारक नियंत्रित करते हैं? तो आप लोग देख पा रहे होंगे, जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक है अक्षांश, ऊंचाई, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। इन सभी कारणों का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। तो यहाँ से क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देख पा रहे होंगे यहाँ पर कोरियोलिस बल के बारे में दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पौने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरेल का नियम भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये बीपीएससी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये टीआरई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए कोरियोलिस बल दिया है, और इसी पेज पर दिया है जेट धाराएं। ये भी क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। और इसके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए एल नीनो के बारे में दिया गया है। ये भी टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। एल नीनो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी बार बार किसी न किसी एग्जाम में अपने इस क्वेश्चन को पूछता रहता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? आर्द्र, शीतोष्ण, कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। और 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं।
यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। और आप लोग जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो पढ़ते समय ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। जैसा कि क्वेश्चन दिया है, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। तो क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आया था, भारतीय जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था, और ऑप्शन में था 1972 और यही सही था। और ये टीआरई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं जो टीआरई एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देश में कितने जीव मंडल पाए जाते हैं, देश में 18 जीव मंडल नीचे है और यहाँ पर उन सभी का डिटेल दिया हुआ है। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा, नंदा देवी उत्तराखंड, नोकरेक मेघालय, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार, मानस असम, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, कंचनजंगा सिक्किम, कच्छ गुजरात। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप लोगों को फालतू में इधर उधर नहीं भटकना है, सारा कंटेंट एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है, बस आप लोगों को एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है। चैप्टर 6 है जनसंख्या। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नहीं। जैसा कि मैंने भी इस चैप्टर में कोई भी चीज़ों को मार्क नहीं किया है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं जो एग्ज़ाम में आ सके। इसमें ज़्यादातर 9 और 10 के बच्चों को जनसंख्या के बारे में समझाने के लिए दिया गया है। ऐसा कंटेंट नहीं है कि जो एग्ज़ाम में पूछ सके, इसलिए आप लोग इस चैप्टर को स्किप कर देंगे और इस तरह से हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी ख़त्म होगी। देख रहे होंगे कि कितने समय में हम लोगों ने 9th की एनसीईआरटी को अच्छे से समझ लिया और मैंने आप लोगों को दिखाया कि 9th की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी में कौन कौन से क्वेश्चन टीआरई एग्जाम में पूछे गए थे। और इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने दिखा रखा है कि 10th की एनसीईआरटी से टीआरई एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।